टू स्फेरिकल कंडक्टर्स बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियाई, यहां पर ध्यान देंगे लिखा हुआ है इक्वल रेडियाई एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस in them repel each other with a force F when kept apart at some distance. जब उन्हें कुछ डिस्टेंस पर रखा जाता है तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो F के बराबर है. A third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged is brought in contact with B, then brought in contact with C and finally removed away from both. The new force of repulsion between B and C is. नया force of repulsion क्या होगा ये पूछा गया. तो यहां पर एक चीज देखो कि जो तीसरा कंडक्टर है वो भी सेम रेडियस का है. तो जब दो कंडक्टर्स को अगर वो आइडेंटिकल हैं, ठीक है, जैसे यहां पर आइडेंटिकल कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, कंडक्टर, तो अगर दो कंडक्टर्स हैं, मान लिया एक कंडक्टर पर चार्ज है Q1 और दूसरे कंडक्टर पर चार्ज है Q2, ठीक है, तो अगर हम इन्हें टच कराएंगे, फिर अगले स्टेप में क्या हुआ, हम इन्हें टच करा दे रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर दोनों को टच कराया गया एंड देन उसके बाद अगले स्टेप में क्या हुआ, दोनों को यहां पर सेपरेट कर दिया गया, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हो गया. तो जब हम टच कराएंगे तो जो टोटल चार्ज है वो कितना हो गया, Q1 प्लस Q2, और जब ये टोटल चार्ज है, ठीक है, लेकिन आइडेंटिकल कंडक्टर से ये टोटल हो गया. तो अगर हम इनको सेपरेट करेंगे तो फिर दोनों पर बराबर बराबर चार्ज हो जाएगा ना, तो यानी कि इस पर चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 और इस पर भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2. मतलब अगर दो आइडेंटिकल कंडक्टर्स को आपस में टच कराया गया फिर उनको सेपरेट कर दिया गया तो दोनों पर इक्वल चार्ज हो जाएगा. दोनों का सम करो, जितना आ जाए उसका आधा आधा दोनों को दे दो. लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है कि दोनों कंडक्टर्स कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल कंडक्टर्स होने चाहिए, ठीक है. लेकिन अगर वो आइडेंटिकल नहीं है तब क्या होगा, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर. तो अभी उसका डिस्कशन यहां पर हमें नहीं करना है, ठीक है. अभी यहां पर अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो आइडेंटिकल का, लेकिन अगर वो डिफरेंट रेडियस के हैं तब क्या होगा, कैपेसिटर में हम लोग देख लेंगे, ठीक है. तो यहां का ये कॉन्सेप्ट है. तो अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख लो पहले, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. नोट कर लिया आपने. अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं. इसमें उसने कहा कि दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं बी और सी जिनकी इक्वल रेडियाई है, मतलब आइडेंटिकल हो गए, चार्ज भी इक्वल है, तो उनको उनके बीच फोर्स लग रहा है F के बराबर. फिर उनको आपस में टच कराया गया. तो जैसे पहली कंडीशन अगर हम देखें यहां पर, ये नोट कर लिया ना सभी ने. अब अगर हम पहली कंडीशन यहां पर देखें तो क्या है कि पहले कंडीशन ये क्या दिया गया, बी और सी. तो यहां पर हमने रखा बी और ये हो गया यहां पर सी, और इनके बीच में जो इनके बीच की डिस्टेंस है उसको हमने R मान लिया. तो जो भी फोर्स लग रहा है यहां पर इक्वल चार्ज है दोनों पर, Q एंड Q. तो अगर इक्वल चार्ज है तो फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है. लिखने की ऐसे कोई जरूरत नहीं थी, बट मुझे समझाना रहता तो मैंने लिख दिया. और जो फोर्स रहेगा वो रिपल्सन का फोर्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक मिनट रुकना जरा, ठीक है, अभी लिख, मैं इसको थोड़ा यहां पर ये हो गया B, ये हो गया C, चार्ज हो गया Q एंड Q, और फोर्स लगेगा इस पर रिपल्सन का इधर साइड में और इधर साइड में. इसको हमने दिखा दिया ये F. एक पॉइंट बताना है इसलिए हम ये चीज बता रहे हैं, वो इसमें पूछा नहीं गया बट हम लोग समझ लेंगे अभी, ठीक है. अब आगे उसने क्या कहा, फिर एक तीसरा कंडक्टर उसने लिया, ठीक है, अ थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस एज दैट ऑफ बी, मतलब आइडेंटिकल ही हो गया, और उससे पहले वो अनचार्ज भी है तीसरा वाला, और उसको पहले कांटेक्ट में लाया गया बी के और फिर कांटेक्ट में लाया गया सी के, फिर उसको अलग कर दिया. फिर अब बी और सी के बीच उसने पूछा है कितना फोर्स लगेगा. तो आप ऐसे सोचो कि जैसे हम यहां पर पहले मान लेते हैं लेट थर्ड कंडक्टर इज P, ठीक है, ऐसे उसका नाम रख दिया हमने P. तो ये जो थर्ड कंडक्टर है इसको पहले B के कांटेक्ट में लाया गया और वो अनचार्ज है. तो आप देखो यहां पर कि हमने इसे बना दिया कि ये है B और इस पर चार्ज कितना है Q, और दूसरा कौन सा है कंडक्टर C. तो हमने यहां पर जो दूसरा कंडक्टर है वो, सॉरी, दूसरा तीसरा कंडक्टर लेंगे ना P,
तो तीसरा कंडक्टर क्या है P, और इस पर कोई चार्ज नहीं, ठीक है। फिर इन दोनों को हमने कांटेक्ट में लिया और कांटेक्ट में लाने के बाद फिर इनको सेपरेट कर दिया गया। तो अगर इन दोनों को कांटेक्ट में लाया गया है, कांटेक्ट में ही बना देते हैं, ये हो गया यहां पर P कंडक्टर, इस पे कोई चार्ज नहीं। तो अब क्या होगा यहां पर, वरना दो बार डायग्राम बनाना पड़ता है, यहां पर टोटल चार्ज जुड़ेगा, तो जोड़ दिया दोनों को Q + 0 और डिवाइडेड बाई क्या कर दिया 2, क्योंकि टोटल चार्ज का आधा आधा दोनों को मिलेगा, और फिर इनको हमने सेपरेट कर दिया। तो ये हो गया कंडक्टर B और ये हो गया कंडक्टर P, ठीक है, दोनों को अलग कर दिया। तो कंडक्टर B पर चार्ज आएगा Q/2 और P पर भी चार्ज आ जाएगा Q/2, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन हो गई। अब देखो फिर क्या हुआ, अब P को क्या कहा गया क्वेश्चन में, ठीक है, इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद B देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद C, उसके बाद इस P को C के कॉन्टेक्ट में लाया गया। तो अब हमने यहां पर बनाया किसे, C को, और फिर इसके कॉन्टेक्ट में लाएंगे हम P को। तो C पर चार्ज कितना है Q, लेकिन अब P पर चार्ज 0 नहीं है, अब कितना हो गया Q/2 हो गया। तो यहां पर चार्ज हम अब की बार दिखाएंगे P पर Q/2, पहले तो 0 था, अब की Q/2 हो गया, ये आ गया ना, ठीक है। तो अब उसे C के कांटेक्ट में लाएगा, तो अब क्या होगा, हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो Q + Q/2 एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये ऐसे हो गया। तो इसे अगर हम देखें, दोनों को ऐड करके आधा कर दिया, तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ये 3Q और बाई 4 हो जाएगा, तो 3Q डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, ठीक है, ये चार्ज हो गया यहां पर। अब आप देखो कि जब हम यहां पर इनको अलग करेंगे, तो ये हो गया C और ये हो गया यहां पर P, और C पर चार्ज है कितना 3Q डिवाइडेड बाई 4 और P पर चार्ज उतना ही आ जाएगा 3Q डिवाइडेड बाई 4। फिर उसने कहा कि आपने P को तो हटा दिया, तीसरे कंडक्टर को, अब B और C को फिर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। किसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, B को और C को। तो उसने पूछा अब B और C के बीच फोर्स कितना लगे, मतलब यहां पर क्या किया गया, ये जो हम बता रहे हैं तो करने का तरीका है, बाकी ये ऐसे रखे हुए थे, फोर्स एफ लग रहा था। एक हमने तीसरा कंडक्टर लिया P और उसको इससे टच कराया, ठीक है, और अलग कर लिया, तो इस पर चार्ज कितना हो गया Q/2। फिर वही कंडक्टर यहां टच करा दिया, अलग कर लिया, इस पर चार्ज कितना हो गया 3Q/4, डिस्टेंस वही है, तो फोर्स कितना होगा, तो यहां पर हमें वही चीज देखना है। तो अब अगर हम फिर से एक बार डायग्राम बना दे रहे हैं हम सारी चीजें यहां पर, तो ये जैसे यहां पर हो गया है B और ये हो गया C, डिस्टेंस हो गई कितनी R, ठीक है। अब लेकिन चार्ज जो है B पर वो कितना है Q/2 और यहां कितना है 3Q/4, ठीक है। फोर्स जो हो जाएगा अभी भी यहां पर कैसा रहेगा, रिपल्सन का, ठीक है। तो रिपल्सन का फोर्स रहेगा, दैट मींस यहां पर F' उसको हमने मान लिया, ठीक, और ये F' की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q/2 3Q/4 एंड डिवाइडेड बाई R², ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 3/8 और बचेगा 1/4πε0 Q² R², और उसको क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आंसर यहां पर आ जाएगा 3/8F, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये तो नोट कर लिया था ना आपने, ये नोट कर, थोड़ा सही से लिखना, मैंने थोड़ा क्लोज लिख दिया है, मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, ये ऊपर हो गया B एंड P, नीचे हो गया C एंड P। नोट कर लिया। यहां पर जैसे अगर आप देखो तो यहां जो फोर्स लग रहा है अगेन रिपल्सन का है F', और यहां पर वही फोर्स लग रहा है F', ठीक है। यहां F' अगर आप देखो तो रिपल्सन का है, और पहले भी फोर्स रिपल्सन का था, ठीक है। लेकिन एक बात क्लियर है कि टच कराने के बाद, जैसे आपने यहां पर आपस में टच करा दिया, कभी कैसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो आपको ये चीज बिफोर यहां पर जो टच है और आफ्टर टच दोनों में ऑब्जर्व करनी होगी कि जो भी फोर्स है वो चेंज तो नहीं हो गया, ठीक है।
मतलब अट्रैक्शन का था पहले, रिपल्सन का हो गया, रिपल्सन का बाद में तो रिपल्सन का ही होने के चांसेस रहेंगे, अगर वहां पर आपस में टच कराए तब तो रिपल्सन ही रहेगा। लेकिन आपको कभी भी क्वेश्चन ऐसे भी बनाकर दिया जा सकता है, ये नोट कर लेना सभी ने, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसे मान लिया, जैसे ऐसा क्वेश्चन हमने एक दे रखा है, सेल्फ इवैल्यूएशन में मिलेगा, मान लिया स्टार्टिंग में ये दोनों चार्ज दिए गए होते, ठीक है। अब ये दोनों चार्ज जो है यहाँ पर अलग अलग वैल्यू के होते, सपोज कर लिया एक पर चार्ज यहाँ पर होता 2q, ठीक है, और दूसरे पर यहाँ पर चार्ज हो जाता, सपोज कर लिया, ये थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं अमाउंट, यहाँ पर मान लिया ये चार्ज हमने कह दिया कि ये 6q का चार्ज है और दूसरा है यहाँ पर -2q का चार्ज, ठीक है। फिर आपसे जैसे उसमें कहा गया तीसरे कंडक्टर को टच कराया गया, लेकिन यहाँ तीसरे कंडक्टर की बात नहीं कही गई, यहाँ कहा गया आपस में टच करा के हमने अलग कर दिया, ठीक है उसे। तो आप यहाँ पर स्टार्टिंग में देखो दोनों जो चार्ज है वो अपोजिट नेचर के हैं, यानी कि फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्शन का। तो यहाँ पर अगर इस पर F देखेंगे या इस पर F देखेंगे तो वो ऐसे लगेंगे, लेकिन जब आप आपस में टच कराओगे तो दोनों का सम कितना हो गया, 6q माइनस हो जाएगा ना, तो 4q, यानी कि दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये एक्चुअल में ऐड करने का मतलब सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, माइनस साइन है, और डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 4q डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2q। तो अब जो फाइनल चार्ज है वो दोनों को रखेंगे तो इस पर भी 2q हो जाएगा, इस पर भी सेम। तो अगर ये सेम चार्ज है तो ये तो रिपेल करेंगे ना, फिर तो यहां पर जो f डैश है वो ऐसे हो जाएगा, फिर आपको वही डिस्टेंस दे दी कि यार यहां से f डैश आप निकाल लो। लेकिन अब यहां से जब आप f डैश निकालेंगे तो जो आंसर आएगा, कुछ भी आ गया, ठीक है, हम उसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मान लिया कुछ भी आ गया, ठीक है, तो वो तो आपने लिख दिया यहाँ पर जो भी आ गया। और जैसे अभी आया था ना कि कितना आया था 3/8f, तो इसी टाइप से कुछ यहाँ पर आंसर आ गया 3/8 या एंड सो ऑन कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी आ गया और यहाँ पर आ गया f। तो आपको एक आंसर ऐसे दिया जा सकता है कि जो आया इंटू एफ, और एक ऑप्शन यहां ऐसे भी दिया जा सकता है कि जो आया वो लिख दिया और इंटू एफ और यहां लगा दिया साइन माइनस का, ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है। तो अगर उसने ऐसे यहां पर किया है और ऐसे एक ऑप्शन में दे दिया तो कौन सा टिक करोगे, माइनस प्लस वाला, माइनस वाला, क्योंकि अगर आप ध्यान दो यहां पर तो ये जो एफ है और जो इसी पर एफ डैश है वो दोनों अपोजिट हो गए ना, तो इसका मतलब माइनस साइन शो करेगा कि एफ डैश और एफ पहले से क्या है, अपोजिट। इस पर भी देखो तब भी वही दिखेगा, एफ और एफ डैश पहले से क्या है, अपोजिट। तो कोई जरूरी नहीं कि वो माइनस वाला ऑप्शन दे, लेकिन प्लस और माइनस का अगर दोनों हैं तो आपको ये चेक करना रहेगा पहले से फोर्स उसी डायरेक्शन में है या अलग। और ऐसा जरूरी नहीं कि माइनस वहां पर आए ही, जैसे मान लिया ये माइनस ना होता, ये यहां पर प्लस होता, ठीक है, यहां पर क्या होता प्लस, तो यहां पर ये फोर्स रिपल्सन का, अट्रैक्शन का थोड़े होता, तब तो ये पहले भी क्या होता, रिपल्सन का। फोर्स यहां पर F हो जाता, यहां पर F हो जाता, और बाद में भी जब हम ऐड करते तो 6 + 2 8 हो जाता, और 8q डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4q, लेकिन तब भी दोनों सेम होते और अगेन क्या होते, रिपल्सन का। तो अब F और F डैश कैसे हैं, प्लस, यानी कि आप ये वाला टिक करते प्लस वाला। तो ये कोई रटने की चीज तो है नहीं, एक बार बस आपको समझा दिया गया कि कभी अगर प्लस माइनस में दे दिया जाए, जो कि हमने मोशन अंडर ग्रेविटी से ही आपको समझाना स्टार्ट कर दिया था कि अगर प्लस और माइनस दोनों में ऑप्शन प्रेजेंट है तो आप चेक कर लो कि वहां प्लस की पॉसिबिलिटी है या माइनस की पॉसिबिलिटी। इसीलिए यहां पर मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था कि यहां पर अगर आएगा तो प्लस में ही पूछा दिया जाएगा आंसर, यहां माइनस में अगर दे देगा तो माइनस वाला नहीं टिक करेंगे, क्योंकि पहले भी रिपल्सन है और बाद में भी रिपल्सन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इसे हटा देते हैं। A charge q is to be divided on two objects, मतलब एक q चार्ज है जिसको दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर डिवाइड करना है। The value of the charges on the objects so that the force between the objects can be maximum r, मतलब आप इस तरह से उस चार्ज को डिवाइड करो कि जो भी फोर्स उनके बीच रहे वो क्या रहे, मैक्सिमम। तो अगर आप देखो तो ये मतलब इसका जो कैलकुलेशन है वो तो अभी हम बता देंगे, लेकिन बिना कैलकुलेशन के ही आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है दो चार्जेस के बीच जो फोर्स होगा 1/4πε0 वो तो फिक्स है, ठीक है, Q1 Q2/r², तो r भी सेम ही रहेगा भाई, जैसे आपको बस डिवाइड करना है ना, तो एक तरह से प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, मतलब चार्ज को आप डिवाइड करेंगे तो ऐसा डिवाइड करो कि उनका जो मल्टीप्लीकेशन हो मैक्सिमम हो, और अगर मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम है तो हम फोर्स भी मैक्सिमम पाएंगे। मतलब इसको हम हिट एंड ट्रायल से यूज देख सकते हैं, जैसे अगर आप पहले वाले को मल्टीप्लाई करके आप देखो तो वो आएगा 2q²/9, ठीक है, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 3q² / 16, इसको मल्टीप्लाई करो
क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और इसे मल्टीप्लाई करो 0। अब आपको ये देखना है कि इसमें से मैक्सिमम कौन है, ठीक है, मैक्सिमम। तो आप यहां पर बड़े आराम से समझ सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 4, क्योंकि अगर आपको कोई भी समझना है तो आप ये जैसे इसको समझने से, कुछ लोगों को मैथमेटिक्स में थोड़ा नहीं समझ में आता कि कौन सा ज्यादा कम होगा, तो डिवाइड करने में बैठ जाएंगे। तो ऐसे बहुत ज्यादा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे देखो, इसको लिख दो क्यू स्क्वायर अपॉन 9 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4.5 हो गया। तो ये ज्यादा नंबर है, तो ज्यादा से किसी चीज को डिवाइड करोगे तो कम आएगा, यानी कि इन दोनों में डिसाइड हो गया कि ये तो होगा नहीं, उससे बेटर तो यही है, ये ज्यादा है, ये कम हो गया। और अगर इन दोनों की बात करो तो इसमें 3 यहां से हटाओ, नीचे ये 5 पॉइंट, तो अगर किसी चीज को 5 से डिवाइड करोगे तो कम हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे ज्यादा रहेगा, मतलब ये भी नहीं होगा। तो हमें तुरंत समझ में आ गया कि तीसरा ऑप्शन ही यहां पर पॉसिबल है, वो तो 0 ही है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। लेकिन ये तो हमने हिट एंड ट्रायल यूज किया, लेकिन हमारे दिमाग में आता है कि हिट एंड ट्रायल तो ये है कि हमने कैसे भी जुगाड़ करके निकाल लिया आंसर, लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन उसका क्या होगा वो हमें देखना है, तो वो चीज हम आपको यहां पर बता दे रहे हैं कि जैसे हमने यहां पर अज्यूम कर लिया कि एक चार्ज ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट ये, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन्हीं पर हमें चार्ज देना है। तो हमने यहां पर क्या किया, इस पर मान लिया हमने क्यू चार्ज दिया, ठीक है, कैपिटल क्यू में से क्यू निकालकर इसको दे दिया, तो इसके पास कितना बचा, क्यू माइनस क्यू, और डिस्टेंस हो गई आर। अब इनके बीच हम देखते हैं फोर्स, तो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे df डिवाइडेड बाई dq, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे क्या होगा। तो उसके लिए पहले हम इसे एक बार लिख लेते हैं ओपन करके, f इज इक्वल टू, इसे हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्योंकि आर में कुछ करना नहीं, आर तो फिक्स है ना, उसको कम ज्यादा करना नहीं, सिर्फ चार्ज हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इसको हमने लिख दिया यहां पर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम निकालेंगे df डिवाइडेड बाई dq, क्योंकि q वेरिएबल है ना, स्मॉल q कुछ भी हो सकता है कम ज्यादा, तो q वेरिएबल है तो q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये तो जितना है उतना ही रहेगा, और ये हो जाएगा यहां पर कैपिटल Q और माइनस 2q, ठीक, ये हो गया। हमें पता है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy बाई dx क्या होता है, तो यहां हमें मैक्सिमा करना है, तो हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमा df डिवाइडेड बाई dq क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब लिखने को आप पूरा लिख सकते हो, लेकिन आपको पता है कि ये चीज 0 होगी तो सीधे इसी को 0 करना है, ये तो 0 होगा नहीं, ठीक है, ये तो मतलब इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो उस 0 के नीचे, लेकिन मेन तो यही है ना, या ऐसे आप लिख लो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर q minus 2q is equal to 0. It implies that q minus 2q is equal to 0 and it implies that q is equal to q by 2. तो अगर q by 2 है तो q minus q निकालेंगे, वो भी कितना आ जाएगा, q by 2, दोनों q by 2 आ गए। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि df by dq की वैल्यू क्या करना है, हमें 0 करना है, और उसके बेसिस पर ये आ गया। आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक वैल्यू जब आती है तो हमें डबल डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ता है, तो यहां पर जस्ट आ गया q by 2, यानी कि अगर हम इसे दो बराबर भागों में बांट दें तो यहां पर जो उनके बीच फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, जो कि हमने हिट एंड ट्रायल से भी निकाल लिया था, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन वाइज ऐसे हो जाएगा, नोट करेंगे। समझ गए ना कि यहां पर इसी चार्ज में से कुछ पार्ट इधर किया और बाकी चार्ज ये था, ठीक है, जो बचा हुआ। तो हमें यहां पर निकालना था कि मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन होगी, मतलब स्मॉल क्यू क्या होगा, तो हमने फोर्स निकाला और उसको हमने यहां पर डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने पर हमें पता है मैक्सिमा के लिए हम df बाई dq को करेंगे 0, बस जस्ट इसको उठाकर 0 कर दिया और वहां से हमें पता चल गया स्मॉल क्यू होगा q बाई 2। तो अगर स्मॉल क्यू बाई 2 है तो q माइनस क्यू बाई 2 करेंगे तब भी वो q बाई 2 ही, आधा है तो आधा ही बचेगा ना, तो हाफ हाफ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, कंसीडर 3 चार्जेस q1 q2 q3 ईच इक्वल टू q एट द वर्सेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड l, मतलब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यहां पर है जिसकी साइड लेंथ
इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड लेंथ आपको दी गई है L के बराबर, ठीक है। और इनके यहां पर जो कॉर्नर्स हैं, वर्सेस हैं जो इसके, इनके ऊपर चार्ज रखा गया है, ठीक है। Q1 Q2 Q3, लेकिन हर एक चार्ज कितना है, इक्वल टू Q, मतलब सभी बराबर ही हैं चार्ज, तो स्मॉल q ही सीधे लिख देते हैं तीनों जगह पर, Q1 Q2 Q3 की वजह। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज Q विद द सेम साइन, मतलब अगर ऊपर प्लस है तो नीचे भी प्लस ही मानेंगे, प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, क्या होगा, जीरो हो जाएगा यहां पर फोर्थ ऑप्शन। जैसे सेंट्रॉइड तो हमें पता है ना, सेंटर ऑफ ट्रायंगल एक तरह से, तो आप वही मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो लेते हैं, तो यहां पर अगर आप देखें तो ये मान लिया सेंट्रॉइड है, ठीक है। तो यहां पर एक चार्ज रखा गया है और उसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल Q, ठीक। अब आपने इसको यहां सेंटर पर रखा, यानी कि डिस्टेंसेस तो सभी बराबर ही होंगी। अगर ये डिस्टेंस r के बराबर है तो ये भी r, सेंट्रॉइड हम समझा चुके हैं 2-3 बार, तो अब बार बार उसका डिस्कशन नहीं करें। मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो सभी डिस्टेंसेस सेम रहेंगे। अब आप सोचो कि अगर ये सेम नेचर का है तो इसकी वजह से इस पर रिपल्सन लगेगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो यहां पर हमने फोर्स दिखाया F, Q अपान R स्क्वायर। तो सेम फोर्स यहां भी तो होगा, क्योंकि वही चार्ज है, वही डिस्टेंस है, तो इस पर जो इधर की साइड में फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F, ठीक है। और इसकी वजह से जो इधर फोर्स लगेगा वो भी यहां पर F के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये भी F फोर्स हो जाएगा। ये तीनों फोर्स अगर आप देखो तो तीनों फोर्स यहां पर कैसे रहेंगे, सेम एंगल पर दिखेंगे, क्योंकि सिमेट्री है, तो मतलब 120 120 120 हो जाएगा, ठीक। और ये पता है वेक्टर में क्या होगा, जीरो। वेक्टर में हम लोगों ने इस कंडीशन को देखा भी था। इसका मतलब जो नेट फोर्स हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, एफ नेट जो हो जाएगा ऑन क्यू, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो ऑन कैपिटल क्यू, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। हमने आपको एक पॉइंट पीछे समझाया था एक जगह पर, तो वो पॉइंट हम यहां पर लिख दे रहे हैं। अब हम डेरिवेशन नहीं बताएंगे फिर से दोबारा, तो आप उसको चाहे तो यहां पर नोट भी कर लो, ठीक है। जैसे अगर हमें कोई ट्रायंगल यहां पर दिया गया है, क्योंकि इसकी जरूरत कई बार पड़ेगी, तो एक बार हम फिर से आपको नोट करा दें, ठीक है। ट्रायंगल है और ये जो भी ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां पर है, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसकी जो साइड लेंथ है उसको हमने मान लिया कि ये x के बराबर है, साइड लेंथ यहां पर, तो जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड मतलब सेंटर ऑफ ट्रायंगल, तो सेंट्रॉइड से अगर इसकी डिस्टेंस यहां पर देखें तो वो सब होंगी बराबर। ये डिस्टेंसेस अगर हम यहां पर r के बराबर इमेजिन कर लें, अगर हम इसे r के बराबर मान लें, ये r है, ये r है और ये r है, ठीक है, तो इस r की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, x बाई √3, ठीक है। ये x डिवाइडेड बाई √3, ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब पढ़ा रहे थे तो पहले क्वेश्चन में आपको हमने सॉल्व कराया था कि आप अगर इसको यहां पर सीधे मिला दोगे तो ये एंगल बनेगा 90 और ये बनेगा x/2 और ये एंगल हो जाएगा 30। तो अगर आप लिखोगे यहां पर x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई r बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां पर ये हो जाएगा cos 30 और cos 30 की वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, r की वैल्यू, r निकालना ना हमें, तो r हो जाएगा x डिवाइडेड बाई √3। तो किसी को अगर प्रॉब्लम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले में जाना, वहां पर देखना, पूरा हमने लिखवा दिया था, ठीक है। ये वैल्यू आप याद रखो, क्योंकि ये कई जगह पर जरूरत पड़ेगी, तो अगर याद रहेगा, मान लिया कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपको ये टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, तुरंत याद है r की वैल्यू क्या होगी, x डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो हालांकि स्क्वायर का तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन एक बार ऐसे यहां पर दिखा दे रहे हैं कि अगर स्क्वायर है तो इसमें हमने ऐसे इसको माना a, ये हो गया b, ये हो गया c और ये हो गया d, तो इनके जो डायगोनल्स हैं वो यहां पर दिखा दिए जा रहे हैं, ये डायगोनल, ठीक। और दूसरा डायगोनल हो गया ये, और ये हो गया सेंटर O, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करें डायगोनल्स की, यानी कि हम बात कर रहे हैं AC की, AC
ये हो गया। और या फिर हम BD की बात करें, BD की बात करें, तो अगर यहां पर ये जो साइड है वो x के बराबर है, ये x हो गया, ये x हो गया, सिंबल आप कुछ भी बाद में अपने हिसाब से मान सकते हैं, x है। तो लेंथ x है, तो एक डायगोनल की लेंथ क्या होगी, क्या होगा, x√2। वही पाइथागोरस, जैसे अगर आप देखो तो ये x है, x तो ये क्या हो जाएगा x√2, तो ये हो जाएगा यहां पर x√2 या √2x, कुछ भी बोल सकते हैं। और अगर यहां पर हम सेंटर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस देखें, यानी कि हम बात करें OA की, या फिर हम बात कर लें OB, या फिर हम बात करें OC, या फिर हम बात करें OD की, ठीक है। तो OA, OB, OC, OD सब बराबर होंगे, और ये कितना हो जाएगा, x√2 डिवाइडेड बाई 2, जिसको हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर वो ट्रायंगल है तो सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस x बाई √3, और अगर वो स्क्वायर है तो सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस x बाई √2। नोट कर लो। और अब याद रखना, कहीं भी आएगा हम डायरेक्ट आपको बता देंगे कि ये डिस्टेंस होती है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट वहां पर लिख लेंगे और लिख लेंगे। सिंबल्स का कोई मतलब नहीं है, सिंबल्स कुछ भी आप मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर x है, मान लिया किसी क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में देखेंगे उसमें उसने इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, r डिस्टेंस का यहाँ पर मतलब ये जो साइड लेंथ है वो r है, तो अगर ये r है, इसको आपने x माना, तो आपको ये याद रखना है कि जो ये डिस्टेंस होगी वो साइड जो है उसका 1/√3 कर देना, मतलब x डिवाइडेड बाई √3। तो अगर इसको x मान लो, इसको r मान लो, तो x इज इक्वल टू r बाई √3 लिखोगे। इसको l दे दिया जाए, r दे दिया जाए, तो r इज इक्वल टू l बाई, तो सिंबल कुछ भी हो सकता है। हमें बस ये याद रखना है कि ये वैल्यू जो है वो साइड की जो वैल्यू है उसको डिवाइडेड बाई क्या करना है, √3, और इन केस ऑफ स्क्वायर उसे क्या करना है, डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, उसमें इसका यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन को करेंगे बट उसके आगे का क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब 7 नंबर पहले, अभी ये 9 नंबर करेंगे, और उसके बाद हम इसमें एक पॉइंट और आपको बताएंगे कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखते हैं क्या लिखा है। 3 identical charges Q are placed at the 3 corners of an equilateral triangle of side R। अब देखो उसने साइड R दे दिया। Find the resultant force on any one of the charge। किसी एक पर उसने रिजल्टेंट फोर्स आपसे पूछा है, क्या हो जाएगा। तो आप देखो यहां पे जैसे जो डायग्राम आप बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना है क्योंकि इसमें एक पॉइंट और बताना है। जैसे ये यहां पर हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसकी साइड लेंथ क्या दे रखी है, r दे रखी, ठीक है। तो आपको यहां पर एक चार्ज दे दिया गया, एक चार्ज यहां पर और एक चार्ज यहां पर, ठीक है, और सभी आइडेंटिकल हैं, यानी कि सभी की वैल्यू हो गई q के बराबर। अब उसने कहा है किसी एक चार्ज पर बताओ कितना फोर्स हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो आप देखो जैसे ये दोनों चार्ज यहां पर आपस में जो भी फोर्स अप्लाई करेंगे वो रिपल्सन का ही होगा, आइडेंटिकल है। तो जो रिपल्सन का फोर्स होगा वो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगेगा ना, यानी कि इसकी वजह से इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो इधर आएगा F, ठीक। F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो सेम फोर्स यहां भी तो होगा क्योंकि वही चार्ज वही डिस्टेंस, बस डायरेक्शन बदल जाएगी। तो डायरेक्शन यहां पर हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा F के बराबर, ठीक। अब ये दोनों इसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्स हो गए, ठीक है। इसके ऊपर लगने वाला ये नेट फोर्स हो गया, ये वाला जो चार्ज है, सॉरी ये दो फोर्स हो गए, इसका रिजल्टेंट हम निकाल लें। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स आपसे पूछा गया, तो वो नेट फोर्स क्या होगा, हमें वेक्टर आता है, वेक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट या दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहां पर एंगल देखो कितना होगा, 60, इक्विलेटरल है ना, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो ये 60 डिग्री एंगल होगा, और इसका जो रिजल्टेंट है वो ऐसे हो जाएगा यहां पर, ठीक है। ये हो जाएगा F नेट, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और हमें यह भी पता है कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो अगर आधा एंगल देखोगे तो क्या होगा, 30 डिग्री। अब इस F नेट की वैल्यू लिखनी है। F नेट क्या हो जाएगा, हो जाएगा √a² मतलब वही F² प्लस F² प्लस 2f इंटू F इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 क्या होता है, 1/2, तो 1/2 करेंगे तो यहां से 2 2 कैंसिल,
यानी कि एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर कितना 3f स्क्वायर हो जाएगा, 3f स्क्वायर, और या फिर लिख सकते हैं f रूट 3। ठीक है, तो एफ नेट ये आ गया। अब यहां पर जो f की वैल्यू है वो क्या है वो हम लिख सकते हैं, तो यहीं पर लिख देते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं रूट 3 और f हो जाएगा ब्रैकेट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपान r। ठीक है, तो रूट 3 टाइम्स ये वाला आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। डायग्राम थोड़ा बड़ा रखना है, बीच में भी इसी में एक पार्ट और बताना, या फिर आप बना लो, दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा बस ही। इसमें एक कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है कि अगर आप जैसे इस सिस्टम को फ्री छोड़ दें, तो फ्री छोड़ेंगे तो क्या होगा, इस पर एफ नेट लगेगा इधर, तो सिमिलर ये और ये भी तो है, तो इसका मतलब खाली इसी पर थोड़े फोर्स लग रहा होगा, वो तो एक पर हमने दिखाया है, क्योंकि कूलॉम्स लॉ क्या बताता है कि अगर दो चार्ज रखे जाएंगे तो इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लग रहा है, तो इसकी वजह से इस पर भी तो लग रहा है फोर्स, दोनों पर लगेगा ना फोर्स। अब सब पर उस चीज को सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि जैसा इस पर है वही यहां होगा, वही यहां हो जाएगा, तो हर एक पर फोर्स लगेगा यहां पर, तो हमने किसी एक को एनालाइज किया यहां पर। ठीक है, तो आपने अगर इसको एनालाइज किया, इस पर इधर फोर्स लग रहा है, तो इस पर भी ऐसे ही फोर्स लगेगा एफ नेट, और इस पर इधर लगेगा। यानी कि अगर इस सिस्टम को फ्री छोड़ दें तो ये इन फोर्सेस की वजह से चलना स्टार्ट कर देंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि ये रुका रहे, मतलब ये इक्विलिब्रियम में रहे, तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम सेंट्रॉइड पर कितना चार्ज रखें, ठीक है, कि ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो अगर हम एक को रोक लें, अगर हमने यहां पर कोई चार्ज रखा और देख लिया कि ये वाला रुक गया है, और उस रुकने के लिए हमें क्या कंडीशन है, तो अगर ये रुक गया तो ये ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे, क्योंकि अगर ये रुक गया तो वही कंडीशन इसके साथ होगी और वही कंडीशन इसके साथ होगी, यानी कि सब रुक जाएंगे। तो हम किसी एक को देख रहे हैं। अब उसके लिए यहां पर देखो क्या करते हैं कि जैसे हमने यहां पर दिखा दिया इस तरीके से कि ये सेंट्रॉइड हो गया, और इस सेंट्रॉइड पर जैसे भी मिला देते हैं, ठीक है, इस सेंट्रॉइड पर हमें एक चार्ज रखना है, और वो चार्ज हमें कैसा रखना है, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो, मतलब मैग्नीट्यूड और साइन दोनों हमें बताने हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लेंगे अभी कैलकुलेट करके, पहले हम साइन डिसाइड कर लेते हैं। साइन हम कोई कैलकुलेशन साइन के लिए नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहां पर सोच सकते हैं कि साइन क्या होगा। आप खुद सोचो कि यहां पर ये प्लस है और ये फोर्स लग रहा है इधर, इसके ऊपर जो इन दोनों की वजह से फोर्स लग रहा है इधर लग रहा है। अगर आपको इसको रोकना है तो नेट फोर्स अगर इधर लग रहा है तो उसके अपोजिट फोर्स लगना चाहिए ना, उतना ही लगना चाहिए बट अपोजिट लगना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं अपोजिट फोर्स लगाना, तो यहां पर जो ये Q है उसका साइन प्लस रखोगे या माइनस, सीधी सी बात। तो इसमें कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, हम लोग ऐसे ही थिंक करेंगे किसी भी क्वेश्चन में साइन, तो वो ज्यादा इजी रहता है। तो यहां पर प्लस है तो यहां पर आपको क्या करना है, माइनस साइन रखना हो, यानी कि माइनस साइन डिसाइड हो गया, यहां पर माइनस में चार्ज रखना पड़ेगा आपको। अब नेगेटिव चार्ज रखा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये चार्ज इस वाले चार्ज पर फिर एक फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स होगा इस तरह से डाउनवर्ड, तो वो फोर्स हम इधर लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग होगा ना, तो उस फोर्स को हमने मान लिया कि ये फोर्स है, कुछ सिंबल बना लेते हैं जैसे F, और हम देख रहे हैं इसे, हम इस पर भी लगेगा फोर्स, लेकिन हम इसकी एनालिसिस कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, फोर्स तो इस पर भी लगेगा, किसी एक चार्ज पर फोर्स लग ही नहीं सकता, लगेगा तो दोनों पर लगेगा, लेकिन हमें इसकी एनालिसिस करनी, तो इस पर दिखा हमने फोर्स ऑन क्या है Q, और ड्यू टू कैपिटल Q। अब अगर ये दोनों फोर्स आप इक्वेट कर दो तो वहां से आपको कैपिटल Q की वैल्यू पता चल जाएगी, बस। तो दोनों चीजें हो गई ना, साइन डिसाइड कर लिया हमने देखकर कि क्या होना चाहिए, और जो यहां पर मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों को इक्वेट करके हम डिसाइड कर लेंगे। तो नीचे नोट लिखेंगे, पहले डायग्राम में ये चेंज कर लो जो किया गया है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, बट ये हम अलग से आपको बता रहे हैं कि ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो नोट लिखेंगे और उसमें लिखेंगे, बना लिया, लिखेंगे नोट में, फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, a charge minus Q, माइनस और कैपिटल Q, a charge minus capital Q must be placed
at the centroid of the triangle must be placed at the centroid of the triangle in such a way that is एफ क्यू क्यू, मतलब फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू इज इक्वल टू एफ नेट, जो पीछे नेट हमने निकाला था उसके बराबर ये फोर्स होने चाहिए दोनों, ठीक है। तो एफ क्यू के बराबर ये एफ नेट हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब एफ नेट तो हमें पहले से पता है, निकाल के रखा हमने, ये हमें देखना है क्या होगा। तो आप देखो, अगर यहाँ आर डिस्टेंस माना है तो यहाँ कुछ और सिंबल मान लो आप, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान सकते हैं, जैसे मान लिया हमने एक्स ही मान लिया, ठीक है। अब वो कंफ्यूज मत होना, उसमें हमने इधर एक्स माना था, इधर आर था, इसमें इधर आर दिया गया तो हमने इधर एक्स मान लिया। तो कुल मिला के हमें ये पता है कि ये जो एक्स की वैल्यू होगी वो आर डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये वैल्यू इस साइड का डिवाइडेड बाई √3 करना है। तो हम लोग यहाँ पर एफ क्यू क्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर लिखेंगे क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर का मतलब ये एक्स स्क्वायर लिखना है आपको, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखेंगे आर बाई, यहाँ पर मैंने लिख दिया है साइड में, ठीक है। तो आप चाहें तो लिख लो यहाँ पर, ये एक्स और एक्स का मतलब आर बाई √3, तो बार बार नहीं लिखेंगे, सीधे आर बाई √3 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। जगह नहीं थी तो मैंने इधर लिख दिया बाहर, मतलब यहाँ जो ये एक्स है वो आर बाई √3 हो जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ पर लिखेंगे आर बाई √3 टू द होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या था क्यू स्क्वायर, यहाँ पर क्या था क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया √3, कहीं भी लिख सकते हैं। तो अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, इससे एक स्मॉल क्यू भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए बाकी भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्यू, ये आर बाई √3 इधर जाएगा तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा इस साइड में, और यहाँ पहले से क्या है √3 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और क्या बचेगा, एक क्यू बचेगा स्मॉल क्यू, तो आर स्क्वायर तो हो गया कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पर क्यू बाई √3, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा कैपिटल क्यू इज इक्वल टू, ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इसका साइन हमें पहले से पता है माइनस, तो -q बाई √3 ये आंसर।